दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव सिंह। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं, उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मेरे साथ महाराष्ट्र के मुंबई शहर से आते हैं ऐसे अम्बेडकरी अभ्यासक, साहित्यिक, लेखक जवी पवार साहब। जी हाँ, जवी पवार साहब एक ऐसा नाम है, पूरे भारत इस नाम को जानता है और बाबा साहब के परिवार से बहुत ही करीब रह चुके हैं। तो ऐसे जवी पवार मेरे साथ में मैत्री समाज प्रोग्राम में बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो आइए सीधा हम उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम। सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा के ऊपर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने कार्य की सराहना भी करता हूं जो आप अम्बेडकरी आंदोलन के लिए एक नया आयाम देने का काम किया। थैंक यू। तो सबसे पहले आपका तो परिचय है, आप परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन हम ये जानेंगे कि जो दलित पैंथर ये जो संगठना हुई थी, इसके आप सह संस्थापक हैं। तो ये दलित संगठना के बारे में, दलित पैंथर के बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखो, जो आपको सब मालूम है कि दलितों पर सदियों से अत्याचार होता रहता। ऐसा नहीं कि अभी चालू हुआ, वो सदियों से अत्याचार होता रहता और उसके खिलाफ लोग लड़ते भी थे। 1965 के घर में इतने अत्याचार हो रहे थे। अगर आप सुबह में चाय पीते पीते अगर वर्तमान पत्र न्यूज़पेपर होते तो कहाँ ना कहाँ अत्याचार होता था। वो न्यूज़ आती थी, कहाँ महिला पर अत्याचार हुआ था, कहीं बलात्कार होते थे, कई वीरों में विष्ठा डाली जाती थी, कहीं किसी को मारा जाता था। इस प्रकार के इतने अत्याचार होते थे। तो उसी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की थी जिसका नाम था एलिया पेरुमल कमेटी। इन्हें पेरुमल नाम के जो खासदार थे, उनके MP थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित की और उसको ये कहा गया था कि वो देश भर में घूमे और जितने भी अत्याचार होते हैं उनका उनने कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तैयार किया जाए। ब्लैक पैंथर आप जानते हैं, अमेरिका में ब्लैक पैंथर नाम की एक लड़ाऊ संगठन थी और वहाँ भी जब एक कोई अत्याचार होता है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता रहे। मगर ऐसे सैकड़ों अत्याचार इकट्ठा किया, कंसोलिडेट किया तो उसका इफेक्ट अलग होता है। तो वहाँ जैसा किया था तो वहाँ इधर भी एलिया पेरुमल कमेटी ने किया। एलिया पेरुमल कमेटी का महाराष्ट्र से दादा साहब गायकवाड़ मेंबर थे और एक वो भी खासदार थे, इसलिए मेंबर थे। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो इतना भयानक रिपोर्ट था। वो हम उसी ज़माने के हम लिखते थे। हम शुरू में केवल यही कहते थे कि हम यूँ करेंगे, हम वो करेंगे, हम लड़ेंगे, मगर हम लड़ते नहीं थे। केवल साहित्य में हमारे लड़ाओ को साहित्य में दिखाया था। जी। रास्ते पे आकर हम लोग लड़ते नहीं थे। जी। तो हमने जब ये एलिया पेरुमल कमेटी का रिपोर्ट जब दिया तो हमें ऐसा लगा कि जिस तरह का ब्लैक पैंथर अमेरिका में लड़ी जाती है, वो वहाँ के अन्याय के खिलाफ, वहाँ का तो अन्याय अत्याचार अलग था, वहाँ कलर का था, ब्लैक और वाइट ऐसा झगड़ा था। मगर यहाँ का तो अच्छी बात ऐसी होती, वो अत्याचार से ज़्यादा भयानक अत्याचार यहाँ होता था कि वहाँ तो दिखता था वो निग्रो है, उसके केश रचना, उसके बॉडी रचना से मालूम पड़ता था कि वो निग्रो है। यहाँ ऐसी बात नहीं थी। यहाँ एक कोई बमन भी काला भी हो सकता था और एक अस्पृश्य भी गोरा भी हो सकता था। तो यहाँ तो सब ये था, दिखाई नहीं देता था। मगर यहाँ इतने अत्याचार हो रहे थे तो इस अत्याचार के खिलाफ हमने ये किया। और मई महीने में जब एक इतना भयानक अत्याचार हुआ, परभणी जिले के ब्राह्मण गांव नाम का एक गाँव है, जिसमें 2 महिलाओं का उनका गुनाह क्या था। तो वो वहाँ गांव की जो ये वेल है, वीर है, पानी भरने की कुआं है, वो कुआं के बाजू से वो निकले और वो कुआं पर उनकी परछाया घूम रही। उनने ना को मई महीना था, मई महीने में आपको मानते इतने भारी अपने ये थे, धूप रहे थे, उनको ट्रस्ट होगा और उन्होंने पानी को हाथ भी नहीं रखा, केवल उनकी परछाया तो वो पानी उनको ऐसा लगा कि वो पानी भ्रष्ट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वो 2 औरत थी, 2 औरत को उसने नंगा किया
और तो पूरा गांव में उनके एक प्रकार की उनके ये निकालेंगे। तो ये इतना भयानक था। और हम तो लिखते थे मगर लड़ते नहीं थे जी। तो हमने वैसा विचार किया कि अभी समय आ गया है कि हम अभी अपने में पेन के बदले में अभी हमें हाथ में कोई शस्त्र लेकर लड़ना चाहिए, ऐसा हमने विचार किया। और 29 मुझे उस में ऐसा हमारे पास जो दूसरा संगठन था, युवक आघाड़ी नाम का संगठन था, तो उन लोगों ने ऐसा किया कि हम वो गांव में गए और वो दोनों औरतों को ये साड़ी प्रदान करें। और उनको हमने और नामदेव रसाल और मैंने हमने ऐसा विचार किया कि जिन औरतों को नंगा किया है उस औरतों को हम लोगों के सामने लाने का, और देखो यही औरतें जिनको नंगा किया, या ऐसा करना है। एक प्रकार का हमें ऐसा लगा कि हम ही उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा। तो नामदेव और मैंने वो मीटिंग में हमने बाइकआउट किया, आज की भाषा में बाइकआउट किया, और हम गए नहीं। बाकी के लोग जितने भी आप बड़े बड़े नाम आज सुनेंगे वो सब लोग परबड़े में गए, उनको साझी प्रदान किया हो गया। हम दोनों गए, नहीं तो हम क्या करें अभी, नामदेव और रसाल और जयदेव कुमार, हम अभी क्या करें। तो नामदेव और मैं एक ही एरिया में रहता था, हमारा एरिया था वो ऐसा तो बहुत ही खतरनाक एरिया था जी। ऐसे रेड लाइट एरिया आप बोल सकते हैं, ऐसे एरिया में मैं और नामदेव रहता था जी। रोज़ हमेशा नामदेव मेरे पास आता, बहुत बड़ा कवि था जी। इसके तो शुरू में की सभी कविता का पहला पाठक, पहला वाचक मैं होता जी था। जी जी। यानी कि दोनों ने मिलकर पैंथर का निर्माण किया। तो 29 में 1972 जी हम रास्ते पे, जब वो मैं बैंक में मैं कर्मचारी था और वो मुझे वो बैंक तक मुझे वो छोड़ने के आता था सुबह से। तो हमने रास्ते में हम क्या करें, बाकी के लोग हमारे सहकारी तो वहाँ गए, हम दोनों के गए। तो शुरू में हमने ऐसा किया कि हम क्यों ना अंडरग्राउंड मूवमेंट स्टार्ट करें जी। मगर नामदेव का ऐसा कहना था कि अंडरग्राउंड किया तो उसका क्रेडिट हमको मिलेगा नहीं, किसने किया मालूम नहीं पड़ेगा, और बाद में मालूम पड़ते। तो हम इमीडिएटली हमने मालूम पड़ा थे कि ये अत्याचार का मुकाबला हमने किया। इसलिए हमने ब्लैक पैंथर के धरती पर, जैसे ब्लैक पैंथर ने वहाँ बॉबी सील, HP न्यूटन, ऐसे दो लोगों ने ब्लैक पैंथर का किया, संस्थापन किया जी। इस तरह से या जयदेव कुमार और नामदेव रसाल ये दोनों ने रास्ते पे, एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जन्म जो हुआ और रास्ते पे हुआ, उसने लड़ा भी किए थे, रास्ते पे लड़ा के हमें ये मालूम नहीं था। मुझे तो ऐसा है कि कल इतनी बड़ी संस्था हो जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट में हमारा इतना कॉम्बिनेशन नहीं रहा, उनको लगा कि RPI का कोई गुट है, ऐसा गुट ही होगा, तो लोगों को ऐसा नहीं मालूम पड़ा। मगर हम जब लड़ने गए, हमारे साथ लोग आते रहते थे। उसके पहले हमारे जो युवक थे वो शिवसेना में काम करते थे। अच्छा जी। शिवसेना में काम करते थे, शिवसेना में उस समय लड़ाकू संगठन था। तो हमारे सब लोग वहाँ थे, हमारे युवक वहाँ थे। जब उनको मालूम पड़ा कि वैसे ही संगठन दलित पैंथर के नाम से वो लोगों ने शिवसेना छोड़ दिया और हम आया, तो बाद में शिवसेना और दलित पैंथर का शुरू में उनका झगड़ा होने लगे। तो उन्होंने शिवसेना छोड़ी और दलित पैंथर में आया, और इतना होता था तो हम ऐसे बोलते हम कपन लगा के मरने के लिए। अच्छा। हम मरेंगे मगर अत्याचार का मुकाबला करते रहे। राष्ट्र के अंदर एक मराठवाड़ा है, मराठवाड़े में एक औरंगाबाद और अभी का संभाजी नगर, उसका नामांतर किया गया है। तो 1978 में नामांतर की जंग यहाँ पे लड़ी गई थी। तो इस जंग में पैंथर की भूमिका क्या रही थी? हम तो ये चाहते थे कि बाबा साहब ने इस मराठवाड़ा में शुरू में यहाँ एजुकेशन का कोई विद्यापीठ नहीं था एजुकेशन देने के लिए। यहाँ सब अंधेरा था। यहाँ का जो नवा थे उनके यहाँ का जो शासन था वो शासन दूसरा प्रकार का था। तो यहाँ किसी प्रकार का कॉलेज नहीं था, कोई इम्पोर्टेंट कॉलेज नहीं था, एजुकेशन के तो विद्यापीठ नहीं था। तो बाबा साहब ने जब शुरू में यहाँ पीपल्स कॉलेज, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से कॉलेज निर्माण किया, तो उसका बाद हम इतने बड़ी हो गए। बाद में बाबा साहब ने उसको मिलिंद कॉलेज नाम दिया, शुरू में नहीं, बाद में नाम दिया। तो उसके बाद में इतने लोग बढ़ गए, इतने संस्था बढ़ गए, इतने विद्यार्थी बढ़ गए, ज़्यादातर तो विदर्भ से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ आने लगे। अच्छा। तो बाबा अब ऐसा गया
कि शुरू में बाबा साहब ने बोला कि कल ऐसे ज़रूरत पड़ेगी कि एक विद्यापीठ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा हुआ, ज़रूरत हुई। अब तो ज़रूरत अभी तो जो विद्यापीठ करने का था, उस विद्यापीठ का नाम क्या होगा ये आपको मालूम है। मगर जब मराठवाड़ा विद्यापीठ ऐसा नाम आ गया, मराठवाड़ा को केंद्रीभूत करके उसकी लड़ाई नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ था, तो हमने बोला कि इस विद्यापीठ को जिसमें बाबा साहब ने अगर पीपल सोसाइटी स्थापित नहीं की होती तो यहाँ विद्यापीठ नहीं होता था। तो इस विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम देना चाहिए, ये हमारी सोशल थी। यहाँ विरोध हो गया और उसमें हमारा सब योगदान वो उसके साथ था। हम उसके नाम के लिए, बाबा साहब के नाम के लिए हम लड़ते रहे और हमने बहुत सी ज़्यादा यहाँ के जो 5 जिले थे, वो 5 ही जिले में हमने बहुत काम कर दिया। और मराठवाड़ा विद्यापीठ को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देना कैसे ज़रूरत है, इस पर हमने किताबें लिखी, हमने भाषण किया, हमने कुछ किया, मुख्यमंत्री से हमने उसी कई लोगों ने। मगर मराठवाड़ा जब नामांतरण का पारित हो गया, ये पारित हो गया, तो उसके उसी दिन से जब टीवी पे आकाशवाणी, टीवी की बात नहीं, आकाशवाणी पर जब बात में आया कि ऐसा ऐसा नाम उसका बदलना आप चाहते हैं, तो यहाँ मराठवाड़े में बड़े पैमाने पर दंगल शुरू हो गए। वही इस दंगल में हम यहाँ मराठवाड़े में मैं और राजा लाले हम यहाँ आए, देखा तो यहाँ हर जगह अत्याचार होते, बहुत ही अत्याचार होते। हमने उसके खिलाफ थे और नांदेड़ में ज़्यादातर हम लोग नांदेड़ में यहाँ पर रहते थे। और आप एन डी गौले को जानते होंगे, तो एन डी गौले का जो गांव है, सुगाव नाम का गांव है, वहाँ तो बड़ी बड़ी इमारतें, पक्की इमारतें वो भी तो फोड़ दी थी। तो हम वहाँ रहकर हमने रिपोर्ट लिखा, सरकार के लिए रिपोर्ट लिखा और ज़्यादा तो काम हमने नांदेड़ में किया। और नांदेड़ के लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट कर दिया और मराठवाड़ा विद्यापीठ का नामांतरण के लिए हमने जो कुछ किया, उसका बाद में ऐसा हो गया कि यहाँ एक विद्यापीठ के बजाय एक को नाम बाबा साहब का नाम जोड़ दिया। आज भी हम बोलते यहाँ विद्यापीठ का नामांतरण नहीं हुआ, नामांतरण का एक जोड़ने का काम हो गया। तो 14 जनवरी को यहाँ जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में हम कभी शामिल न होते, क्योंकि वो हमारी मांग थी ना, विद्यापीठ का नाम प्योरली बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ ऐसा होना चाहिए था। उन्हें अपने अस्मिता के लिए मराठवाड़ा दिया, तो हम उसको नामांतरण हुआ ऐसे समझते नहीं। और बाद में नांदेड़ में, आपके नांदेड़ में SRT नाम का शुरू किया। और वह उसी ज़माने के जो लोग प्रोग्रेसिव थे, जो प्रोग्रेसिव लोग कहते थे, वो सब बाबा उनका अंतर की उनकी इच्छा बाहर आ गई और नामांतरण के विरोध में लड़ने लगे। जैसे कि यहाँ के नरेश कुरुंदकर नाम के बड़े लेखक थे, प्रोग्रेसिव थे, पुरोगामी थे, मगर नामांतरण के उन्हें उनका असलीपन बाहर आ गया। तो हमने ऐसे लोगों को भी हमने उनके विरोध में किताबें लिखी, पुस्तक छोटी छोटी पापलेट ली। और हमने नाम आज भी हम बात करते हैं कि दूसरा विद्यापीठ किया, मगर नामांतरण का आज भी इशू है, वैसा ही है। शरद पवार को कई लोग ये देते, क्लियरिटी देते, पर हम उनको बोलते कि शरद पवार ने नामांतरण किया ही नहीं, जो किया वो एक्सटेंशन किया। सर पवार साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया था, तो दलित पैंथर संगठन निर्माण क्यों किया गया? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित रिपब्लिकन पार्टी का ऐलान किया था। उन्हें उनके बारे में उन्होंने एक ओपन लेटर भी लिखा था और कांग्रेस के खिलाफ बाबा साहब को लड़ना था, क्योंकि यहाँ वहाँ के दूसरे ज़माने की एकमेव बड़ी पार्टी एक कांग्रेस थी। वहाँ जनसंख्या इतना पावरफुल नहीं था, जैसे आज जिसको भाजपा वो आप कहते हैं, वो पावरफुल नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी के कई मेंबर होते थे और वो भी इतने पावरफुल नहीं थे। तो बाबा साहब ने ऐसा विचार किया, जब उनका 52 में 1952 को पहला जब इलेक्शन हुआ, उसमें उनका पराभव हुआ। बाद में 1954 में दूसरा इलेक्शन, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें बाबा साहब का पराभव था। जिस आदमी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य चलता था, उस बाबा साहब को
पार्लियामेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया, तो बाबा साहब ने ऐसा विचार किया कि यहाँ एक पावरफुल विरोधी पक्ष होना चाहिए। विरोधी पक्ष करने के लिए बाबा साहब ने उसी ज़माने के सबसे बड़े आदमी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनसे बातें की, और वो बोले कि यहाँ एक विरोधी पक्ष, पलाट विरोधी पक्ष होना चाहिए। और उन्होंने थोड़ा तय हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रयोग किया जाए। 29 सितंबर 1956 को ये यहाँ दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें से राम मनोहर लोहिया आने वाले थे। और राम मनोहर लोहिया आने के बाद वहाँ रिपब्लिकन पार्टी का कार्यकारिणी जाहिर होने वाली थी, मगर ऐसा हुआ उसी दिन राम मनोहर लोहिया जी ये हैदराबाद में थे। आज से जैसे वहाँ ज़्यादा विमान सेवा नहीं दी थी, तो वो एक ही विमान था, वो उनको मिला नहीं, वो आए नहीं। तो बाबा साहब बोले जब तक राम मनोहर लोहिया आते नहीं तब तक रिपब्लिकन पार्टी का ऐलान नहीं करूँगा। सभी जो उसकी जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा या सब कुछ हो, तो बाबा साहब ने सब तैयार किया था। और बाबा साहब ने वो महापरिनिर्वाण के पश्चात 3 अक्टूबर को हुआ, और भी ऐसा हुआ कि केवल म्हणजे दलितों का ही शामिल हो गए, बाकी के लोगों को जैसे बाबा साहब की इच्छा थी समाजवादी पार्टी के बाकी के लोगों आने जाए, वो हुआ नहीं। तो ये रिपब्लिकन पार्टी केवल एक जाति की, एक धर्म की ऐसी हो गई, जिसके इतने गुट हो गए, गुट हो गए थे, ये बड़े सब गुट हो गए। वो उस गुट होने के बाद हम ऐसा समझते थे कि ये गुटबाजी अत्याचार को जिम्मेदार है, और हम उसी समय हम रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को सबको हम गालियाँ देते थे, और उनको गाली देते थे। और युद्ध का हमने ऐलान किया कि अभी दलित ब्रदर्स के नाम से सब आए, और महाराष्ट्र के सभी जिले में सभी जगह ने दलित ब्रदर्स को बहुत बड़े पैमाने पर साथ दिया। ज़्यादा तो अपने नांदेड़ जिले ने भी दिया, नासिक ने दिया, नागपुर ने दिया, हर एक जिले ने हमको साथ दिया। और ये संगठन बहुत ही बड़ा ताकतवर, और ऐसा ताकतवर हुआ कि सरकार भी हमको खबरती थी। अच्छा, और हमें सरकार को मिलना होता तो हम सीधा लात मार के हम मंत्री के पास जा सकते थे, इतनी हमारी पावर थी। और वो पावर इसलिए थे कि लोगों हमारे स्टूडेंट को उन्हें जो सैक्रिफाइस किया, हमारे यूथ ने जो सैक्रिफाइस किया, मैं आज भी उनको सलाम करता हूँ, उनको जय भीम करता हूँ। और कई लोग तो उसमें नौकरी गई, बहुत कुछ खोया, सैक्रिफाइस किया। ये सैक्रिफाइस किया इसलिए हमारा समाज आज तक रखा है। और बाबा साहब ने बोला था कि जिस समाज को सैक्रिफाइस करता है वही समाज वही हमेशा लोगों में रहता है। जो त्याग करतो तो तग धरतो, ऐसा मराठी में उन्होंने बोला था। जो समाज त्याग करता है वही तग धरता है। तो आज भी हमारा समाज जो है वो इसलिए है क्योंकि उसने त्याग किया। आज अगर आप देखोगे तो मैं कभी कभी मुझे भी ये होते कि जो तरुण इतना त्यागी था, सैक्रिफाइस करने वाला था, आज जितना वो त्यागी दिखाई नहीं देता है। मगर फिर भी मुझे विश्वास है कि अगर कुछ होगा तो ये तरुण जो यूथ है उसके कंधे पे वो ही कर सकते हैं, बाकी कोई करेगा नहीं। मैं उनको भी आपकी तरफ से आपके माध्यम से बोलूँगा कि भाइयों, मैं हमारे दोस्तों, मेरे छोटे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, अभी भी आपके समाज के लिए आपको लड़ना ही होगा। और वो भी सैक्रिफाइस घर में बाबा साहब ने अगर सैक्रिफाइस नहीं किया होता तो ये समाज में इतने ऊंचे स्तर पर आता नहीं था। तो आप भी सैक्रिफाइस कर लो, ये मेरा आपको कहना है। जी पवार साहब, अभी तकरीबन आम्बेडकरी आंदोलन में मेरे जानकारी की मुझे जो जानकारी है तो 52 से भी ज़्यादा गुट समाज में काम करते हैं, और हर कोई बोलता है कि मैं बाबा साहब का काम कर रहा हूँ। तो एक आम्बेडकरी अभ्यासक बोलकर, एक बुजुर्ग बोलकर इन लोगों के लिए क्या कहिए? मैं बोलूँगा देखो जी, ये जो लोग हैं सब और बाबा साहब के कारण उन्होंने बाबा साहब ने बोला क्रांति अगर होगी तो पेन और ब्रेन से होगी, बाकी से क्रांति। इन बाबा साहब ने उनके हाथ में पेन दिया, उनको ब्रेन को बचा करके कल्टिवेट किया, ब्रेन कल्टिवेट किया। अब ऐसी हालत है कि कई लोग तो बाबा साहब से भी हमने बड़े हैं, ऐसे उनका कहना है। तो ये सब लोगों को मेरा कहना है कि आप बाबा साहब पढ़ लो, फुले पढ़ लो, और जब तक बाबा साहब फुले इनको लोग सहराते नहीं। बाकी जी केवल बौद्ध नहीं, बाकी जो शेड्यूल कास्ट जो हम कहेंगे, शेड्यूल ट्राइब जो हम कहेंगे, ये सब या आदिवासी या ओबीसी
ये सब जब तक बाबा साहब का विचार को जब तक अपनाते नहीं तब तक कुछ होने वाला जी, नहीं। जी। तो मेरा ये कहना है कि आप कम से कम शुरू तो बाबा साहब का साहित्य पढ़ो, फुले का साहित्य पढ़ो। अब अगर फुले और का बाबा साहब का साहित्य पढ़ोगे तो आप ही हमें कोई कहने की जरूरत नहीं, आपकी मुट्ठी ये हो जाएगी और आप लगने के लिए जी तैयार जी हो जी जी जाएगी। जी। अब पवार साहब, महाराष्ट्र शासन की जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चरित्र व साधने की जो प्रकाशन समिति है, इस समिति के आप सदस्य हैं, तो इस सदस्य बोलकर इस समिति में आपका काम कैसा रहा? देखिए मैं पहली बात ये थी, मैं इस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध में लड़ने वाला था। मैं इस्टेब्लिशमेंट मैंने सरकारी इस्टेब्लिशमेंट है तो मैं सरकार के विरोध में था, इसलिए सरकार के कोई भी कमेटी पे मैं जाता नहीं था। सरकार ने मुझे बहुत से पुरस्कार देने की की, मैंने कोई पुरस्कार नहीं दिया, ना मैंने कर दिया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के मैं खिलाफ था। मगर मुझे आपने ऐसा सवाल बोला कि बाबा साहब का जो साहित्य है वो साहित्य अनपब्लिश साहित्य, वो साहित्य कोर्ट में पड़ा हुआ है। इस साहित्य को जब तक कोर्ट फ्री नहीं करता है तब तो बाबा साहब का साहित्य बाहर आएगा, इसलिए ऐसा होता। तो इसलिए मैंने शुरू में ये किया कि मैंने बाबा साहब का साहित्य कोर्ट फ्री करके दिया। मैंने क्या उसी वक्त कोर्ट में यहाँ आपके मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री थे, तो उसी समय मैंने उनसे करके कोर्ट फ्री करके लिया। इसलिए बाबा साहब की पत्नी माई साहब और बाबा साहब का सुपुत्र भैया साहब अम्बेडकर, ये जब दोनों लीगल एयर थे तो दोनों को जब तक ज्वाइंट आवेदन पत्र जब तक नहीं जाते थे तो कोर्ट से नहीं होता था। मैंने ये दोनों से भी दोनों का मैं कार्यकर्ता रहा, दोनों का मैंने आत्मविश्वास मैंने संपादित किया और एक दिन दोनों का सिग्नेचर लेकर मैंने वो बड़ा जितना भी बाबा साहब का साहित्य पढ़ा हुआ था, जो कॉकरोच खाते थे या उसको मैंने बचाया। और बाद में ये जो कमेटी है तो वो कमेटी उसी वक्त हो गई। हमारे वसंत मूल शुरू में का हमारा कार्यक्रम, उसने वो बहुत काम किया। और अभी जो कमेटी है उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ और हम बहुत सी किताबें, ये धम्मचक्र अनुभव दिन के पहले 8-10 किताबें हमारे आने वाले, जनता के कई अंक आने वाले, जनता का विशेषांक भी आने वाले। और बाबा साहब का एक अत्यंत महत्व का पूर्ण उसके 100 बरस में उसको कभी भी बाहर आया नहीं, वो ऐसा एक 23rd नंबर का हमारा वैल्यू वो भी जल्दी आएगा। तो ये काम अच्छा चल रहा है। मैं कमेटी का मेंबर हूँ और मेरा उनको सबका मुझे सहकार्य मिलता है। और हमारा जो सेक्रेटरी है का कमेटी का सेक्रेटरी, वो भी अच्छा तरह से काम कर रहा है। और सरकार तो आपको मालूम है, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, शिवसेना की हो, कोई भी सरकार हो, उनको बाबा साहब का साहित्य प्रकाशित करने का मन से इरादा नहीं होता है। वो केवल एक करने का है, इसलिए करते हैं। उनको कोई बाबा साहब में दिलचस्पी नहीं है, मगर हम उनको ये करने के लिए मजबूर करते हैं। और एक सबके साहित्य जल्दी सब आ जाएगा, बहुत आएगा, इतने आएगा कि जनता का ये देगा तो जनता का 50 खंड हो सकता है, इतने आएगा। क्योंकि ज़्यादातर तो बाबा साहब का चलवन ये जनता के नाम से अंक, जो जनता नाम का अंक था उसमें तो ज़्यादातर आता था, वो सब आ जाएंगे। और मुझे ये उम्मीद है, आशा भी है कि बाबा साहब का जितना भी साहित्य है वो सब जल्दी से जल्दी प्रकाशित करेंगे। जैसे गवर्नमेंट इंडिया ने गांधी जी का किया, उसी तरह का बाबा साहब का सब साहित्य हम जल्दी प्रकाशित करेंगे और लोगों को एक अच्छा कर देगा। मैं करने के कारण इंग्लिश में बाबा साहब पहुँच गए, जग भर में बाबा साहब पहुँचे। मैं इसलिए मुझे अपने आप को मैं तो अभी बाबा साहब, मैं तो ऐसा हमेशा कहता हूँ, आपके फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि बाबा साहब का 100 बरस हो गया, 125 बरस हो गया, अभी 150 बरस उसके जन्म तिथि को हो जाएगा। तो जब बाबा साहब 200 साल के हो गए तब आप देखोगे कि दुनिया का एकमेव आइकॉन एक केवल बाबा साहेब होगा, ये बाबा साहेब होगा और कोई नहीं होगा। जी। पवार साहब, आप एक मराठी के अच्छे राइटर हैं। बाबा साहब बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी विचारों के प्रचारक है, वाहक है।
तो आपने बीच में एक नाकाबंदी नाम की किताब लिखी थी, हाँ। तो इसको काफ़ी लोगों ने इसको अच्छा सराहना किया है। तो इस किताब के बारे में मुझे जानकारी है कि नांदेड़ के जो वीडी चंदन शिविर थे, इन्होंने इस किताब का ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। ये मेरा शुरू अभी इसका मैंने पुनर्मुद्रण किया है जी। शुरू में वो नाकेबंदी नाम के बिल्कुल इतनी छोटी सी किताब थी, उसकी 5 रुपया कीमत थी, और ये इतनी बड़ी थी कि वो हर मीटिंग में वहाँ उसमें की जो कविता थी वो कविता मीटिंग में बोल देती। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी थे तो जेल में सब लोग थे, तो उसी वक्त बाबा आडव का मुझे एक पत्र आया था और उन्होंने बता दिया कि हम जेल में रहते इमरजेंसी के में, तो हम रात को सोने के पहले हम ईश्वर की तुरुंगातली पाखरे नाम की एक कविता है, वो सब कविता हम साथ में बोलते थे और बाद में सोए जाते थे। तो इतना इम्पोर्टेंट था कि यहाँ की मेरी कविता सब लोग साथ में बोलते थे और बाद में सोने जाते थे, इतनी कविता था। और इसका ये इतना बड़ा प्रभाव था ये कविता का। मराठवाड़ा में नामांतर के समय हमने पोस्टर कविता किया था, जिसमें तो हमने सेपरेट सेटलमेंट ऐसे हमने मांग की थी, और मेरी एक कविता इसमें नाकेबंदी की एक कविता हमने दी थी। तो इसका प्रभाव बहुत मराठवाड़ा में हुआ नामांतर के समय। तो यहाँ के जो वीडी चंदन शिविर नाम के वो एक प्रोफेसर थे, वो अस्वस्थ हो गए और उन्होंने मुझे बोले कि मुझे ये कविता का ट्रांसलेशन मुझे करना ही चाहिए। तो उसने वीडी चंदन शिविर ने ट्रांसलेट किया, और हमारे जो दलित साहित्य नाम की जो हमने शुरुआत की जो काम किया था वही प्रचलित साहित्य के विरोध में, तो दलित साहित्य का मराठी के कविता का सबसे बड़ा पहला भाषांतर इंग्लिश में भाषांतर नाकेबंदी से है, जो ब्लॉकेड इसका नाम था। मेरे पास अभी किताब नहीं है वो ब्लॉकेड। तो ये ब्लॉकेड हर जगह गया ब्लॉकेड, बाकी के नॉन मराठी एरिया में या बाहर के देश में ब्लॉकेड गया, और उसको बहुत ही अच्छा हो गया। इस कविता का इतना महत्व है कि 1983 में वो उसको अभ्यासक्रम में इसको लाया गया एक कविता, और आज तक वो कभी 8वीं 9वीं कभी 10वीं, अब आजकल वो 10वीं स्टैंडर्ड के लिए अभ्यासक्रम में है। तो मेरी कविता का यह है कि वो कविता अभ्यासक्रम में यानी करिकुलम में लोग बच्चे पढ़ते हैं, और वो कविता का से उनके एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है, और एक नहीं 4-5 पीढ़ी इस कविता ने को 4-5 पीढ़ियों को ऊर्जा दी है। एक मैं सम्मान समझता हूँ। जी 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 पवार साहब, अभी देश के अंदर बहुत बड़ी चर्चा शुरू है। चर्चा ये है कि संविधान बदलने की भाषा हो रही है। तो ऐसे हालात में एक अभ्यासक बोलकर, एक बाबा साहब का कुछ देना है, बाबा साहब का विचारों का बंदा बोलकर आप क्या कहेंगे? देखो, देश की ऐसी अवस्था है कि सब लोग, मैं बोलूँगा कि देश को बेचने जा रहे हैं, और देश को बेचने के विरोध में उनको सबसे ज़्यादा अगर कोई कठिनाई होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन है। एक कॉन्स्टिट्यूशन जब तक रहेगी तब तक उन्हें कुछ करना रहता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने उसमें प्रोविजन किया था कि काल के अनुसार अगर उनको तो कुछ बदलाव करना होगा तो कर सकते हैं, ऐसे बाबा साहब ने फ्लेक्सिबल किया था। पर उसका ही फायदा लेकर ऐसे करते हैं कि पूरा बाबा साहब की जो कॉन्स्टिट्यूशन है बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं कि 25 दिसंबर 1947 में बाबा साहब ने इस देश की जो संविधान थी जो जाने मानी नहीं थी, और हर के घर में मन में थी, जिसे मनुस्मृति हम कहते, उसको जलाई, और हमारी मनुस्मृति जलाई। और इसलिए बाबा साहब ने और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के, और एक अस्पृश्य आदमी के कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं चलानी है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जलाने वाले क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का प्रयास करेंगे। चालू किया है 1 नंबर के कलम से उसने स्टार्ट किया है, और वो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का प्रयास करेंगे। मगर अगर कोई उसके विरोध में काम कर सकता है तो केवल बाबा साहब के अनुयायी कर सकते हैं, और बाबा साहब के अनुयायी के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने नहीं देंगे। इसलिए 1954 में
जो इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन में देश को बेचने वाले लोगों को सत्ता पे नहीं लाना, ये हमारे सब लोगों का काम होगा। ये हमारी अगली लड़ाई इसके बारे में होगी, क्योंकि 2025 में RSS की भी जन्म शताब्दी, उनको 100 बरस हो रहे, तो वो बहुत दंगा नाच करने वाले हैं। तो इसलिए उनको 224 में सत्ता से हटाना ये हमारा सबका सपना होना चाहिए, सबकी इच्छा होनी चाहिए। और मैं इसके लिए यही उम्र में, मेरा अभी 81 उम्र है, फिर भी मैं लोगों को मैं जाता और बोलता है कि ये बाबा साहब को ख़त्म करने का, बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का ये इनका इरादा है। इसके लिए सब लोगों ने इकट्ठा होकर उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। और लोग, मुझे ऐसा लगता है कि लोग अभी RSS के विरोध में, भाजपा के विरोध में, बड़ी तादाद में उनके विरोध में लड़ रहे हैं। जी 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 पवार साहब, बाबा साहब अम्बेडकर जी के पश्चात अभी तक ये अम्बेडकरी समाज सत्ताधीश नहीं बन पाया है, तो क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, एक तो बात ऐसे है कि बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके ये कहना था कि रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो जात के जाति के संख्या के अनुसार होना चाहिए, वो हुआ नहीं अभी तक। और बाबा साहब के इन लोगों ने, हम तो माइनॉरिटी में है, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल है, ये माइनॉरिटी में है। तो ये माइनॉरिटी का मेजॉरिटी जब तक होता नहीं, वो कब हो जाएगा? जब बाबा साहब का किताब है, बाबा साहब का किताब है, बाबा साहब का विचार, फुले जी का विचार जब लोग पढ़ेंगे, तो आज हम जो माइनॉरिटी है वो कल मेजॉरिटी हो जाएंगे, और बाद में हम सत्ते पे आएंगे। हमें इतनी ये नहीं कि आज ही सत्ता पे आना चाहिए, मगर हम ये कहते कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो आज न कल और सत्ता पे आएगी, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। जी 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 सर, अम्बेडकरी समाज के लिए आने वाला जो समय है ये कैसा रहेगा? मैं बता दिया कि सत्ता होगा, हमारी सत्ता होगी, बाबा साहब के विचार पर सब चलने वाला है, और बाबा साहब ही जगत का सबसे बड़ा आइकॉन होगा, ये मैं आपको बता। सर, अभी की हालत अगर देखा जाए तो अम्बेडकरी जो युवा है, ये युवा इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहा है, उसको अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए युवकों के लिए क्या कहेंगे आज? मैं बोल कि वो लोगों ने, युवकों ने बाबा साहब पढ़ना चाहिए। अब जो हमारे घर में थे, हम बाबा साहब के समाज में काम कर रहे थे, इसलिए बाबा साहब जिंदाबाद करते थे। और आज का जो युवक है वो बाबा साहब को पढ़ते विचार, उनका विचार पढ़ते। तो और देखता हूँ मैं पूरा देश में, देखता हूँ मैं पूरा देश में, मैं घूमता आता हूँ, देखता है तो वहाँ नई पीढ़ी जो है वो बाबा साहब को पढ़ने के बाद बाबा साहब को स्वीकार करते। और ये बड़ी बात है कि वो आज की पीढ़ी और 2-4 टिकट जाएंगे और 20-25 बरस जाएंगे, मगर वो सब बाबा साहब का विचार के वहाँ के होंगे, ये मुझे उम्मीद है। जी 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 अभी आपने जिक्र किया था सर कि बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया के लिए आइकॉन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद करते हैं, लोग वो बाबा साहब को एक मर्यादा में सीमित रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? उनको यही मैं कहना है कि उन्होंने बाबा साहब पढ़ना चाहिए। बाबा साहब जब पढ़ेंगे तो उनको वहाँ उनका लिमिटेशन उनको मालूम पड़ेगा कि बाबा साहब को सीमित कर रहे, ये उनका गुना उनको मालूम पड़ेगा। तो केवल बाबा साहब और फुले जी का साहित्य पढ़ने से ही होगा, और साहित्य सबसे बड़ी चीज़ है। और मुझे उम्मीद है कि जो बाबा साहब का साहित्य पढ़ेगा, फुले जी का साहित्य पढ़ेगा, वो बाबा साहब या फुलेबाजी हो जाएगा, ये मेरी आशा है। सर, समय के पाबंदी, तो जाते जाते मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, तो घर में बैठे हुए लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम दोगे या क्या संदेश देना चाहोगे आज? मैंने उनको ये कहना है कि आप बाबा साहब के नाम पर मरने के लिए तैयार होते हैं, मगर बाबा साहब का विचार आप लेते नहीं। बाबा साहब का विचार अपने ब्रेन में, बाबा साहब ने कहा था कि ब्रेन और पेन से क्रांति हो सकते, तो आप बाबा साहब का विचार अपने ब्रेन में लाइए, बाबा साहब को सराहने का प्रयत्न करो और बाबा साहब को पढ़ने का प्रयत्न करो। बाबा साहब आपको ज़्यादा समझेंगे नहीं, फिर भी बाबा साहब का आप साहित्य पढ़ते रहो, एक न एक दिन आपको इससे मुक्ति मिलेगी, और बाबा साहब ही आपका सबका
ये उद्धारकर्ता या आपका सबका आइकॉन ये बाबा साहब है, इसलिए सर मैं तो अपना इंटरव्यू समाप्त करने वाला था, लेकिन मुझे आप बात करते समय एक बात याद कर रही है कि आप 81 साल के हैं और किसी युवा को भी आप नहीं मानते हो, हाँ? तो पूरा महाराष्ट्र घूमते हो, देश घूमते हो, इसका राज क्या है? राज मेरी यही है कि बाबा साहब को यहाँ से जो हटाने का, बाबा साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन, बाबा साहब का विचार को जो हटाने का जो प्रयास हो रहा है, इसके विरोध में मुझे काम करना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे कर्तव्य है, इसलिए मैं करता हूँ। ये मुझे कोई इसलिए कुछ कोई नेता नहीं देने का सवाल भी नहीं। तो मुझे एक ही मेरा इरादा है कि जिस बाबा साहब ने हमको किसी प्रकार का भी स्वार्थ ये नहीं था, स्वाभिमान था, वो स्वाभिमान हमने बाबा साहब से हमने लिया। तो वो स्वाभिमान को जीवित रखना और युवकों को वो स्वाभिमानी करने का ये प्रयास मैं करता हूँ और एक मैं सफलता भी देख रहा हूँ। तो ये थे जबीर पवार साहब जो महाराष्ट्र के मुंबई शहर से आते हैं। शासन की ओर से जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चरित्र साधने ये जो संस्था चलती है उसके वो सदस्य हैं। दलित पैंथर जो लड़ाऊ संगठन था उसका उनके वो सदस्य हैं, रह चुके हैं। और बाबा साहब का विचार जन जन तक जाना चाहिए, इसलिए वो 81 साल की उम्र में भी लोगों तक पहुंचते हैं और बाबा साहब का विचार मात्र ले जाने का काम करते हैं। आने वाले दिनों में पवार साहब के माध्यम से ऐसा ही बुद्ध विचारों का काम हो, बाबा साहब के विचारों का कार्य हो और ये कार्य करने के लिए पवार साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री समाज इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।